Hey guys, welcome to the YouTube channel of Wings Ekura. Hello, welcome to Wings Ek Udan. My name is Rajesh Sharma. लास्ट वीडियो जो हमने पॉलिटी की डिस्कस की थी जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी फॉर अपकमिंग केएस एंड आईएएस एग्जाम, जिसमें मैंने सारे पर्सपेक्टिव डिस्कस किए थे कि विद प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, विद मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर द सोर्सेज यू हैव टू रेफर। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देखें, फिर हम इस लेक्चर को आप आके देखें। आज जो लेक्चर है जिसमें हम एक्चुअली मैं इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर दूंगा, मेरा जो होगा वो बिल्कुल बेसिक लेवल से होगा और हम हायर लेवल पे जाएंगे। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स होंगे ताकि कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो, ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ सको, चीज़ों को रटा नहीं मारो। तो आज का जो लेक्चर होगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल इंडियन पॉलिटी का मतलब क्या है, कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटी, पॉलिटी क्या होती है। एंड देन आई विल डिस्कस कि व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। यू नो नीड टू मग अप एनी डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन को मग अप करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको विद एग्जांपल्स चीजों को समझाऊंगा। एंड देन आई विल डिस्कस कि व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को क्या जरूरत पड़गी। एंड एक और बहुत सारी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है इट इज एन ऑर्गेनिक लॉ, और यू कैन से इट इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट, व्हाई इट इज कॉल्ड ए ऑर्गेनिक लॉ, ये हम समझेंगे व्हाई, क्यों बोला जाता है ऐसा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या कॉमन होता है, इस चीज को मैं भी डिस्कस करूंगा आपके साथ विद एग्जांपल। क्लियर। एंड नेक्स्ट दैट इज द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक होता है हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है हमारे पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब आप रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो तब मैं आपसे क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन भी एड्रेस हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि देयर इज नो कंट्री विच हैज फुली रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको इस लेक्चर के एंड में जरूर पता लग जाएगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। नेक्स्ट दैट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कि रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, किन बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, फ्लेक्सिबल है या बोथ है, क्यों है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड देन इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, कि इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, और इन दोनों का रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिंक है, ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। नेक्स्ट दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, टाइप्स नहीं आप कह सकते हैं दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट क्या होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और इस कंसेप्ट को डिस्कस करते करते मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि क्या इज इट नेसेसरी कि अगर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, क्या ये जरूरी है, अगर जरूरी है तो क्यों है, जरूरी नहीं है तो क्यों नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें, जो आपको आगे आगे पता लगेगा कि होता क्या है, तो अगर हम इंडियन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें तो विच इज बेटर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेटर। इफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेटर एज कंपेयर टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, देन व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है। अगर यूएस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेटर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तो क्या रीजन है, ये चीज भी आज हम देखेंगे। एंड देन दैट इज द प्रोविजंस which ensure constitutionalism in the Constitution of India, कि ऐसे कौन से प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो इंश्योर करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है हमारे इंडिया में। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझाया जाए। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो पहला जो क्वेश्चन है कि एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि हमें व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़गी, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जरूरत पड़गी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो ये सपोज करो ये कोई एरिया है, यहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं,
बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लोग रह रहे हैं ये डाइवर्स नेचर के हैं। डाइवर्स नेचर इन द सेंस कि दे हैव डिफरेंट रिलीजन, कि इनका ये जो लोग रह रहे हैं दे हैव डिफरेंट रिलीजन, मींस सम आर हिंदू, सम आर मुस्लिम, सम आर सिख्स, सम आर क्रिश्चियंस, पारसीस, बुद्धिस्ट, जैन्स, ये सारे डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। एंड देन दे हैव डिफरेंट प्रोफेशंस। डिफरेंट प्रोफेशन से क्या मतलब है कि सम आर डॉक्टर, सम आर इंजीनियर, सम आर टीचर्स, सम आर यूपीएससी एस्पायरेंट्स, सम आर जेकेपीएससी एस्पायरेंट्स, सम आर पंचायत अकाउंट एस्पायरेंट्स। तो ये डिफरेंट प्रोफेशन है इनका, ठीक है। तो इवन दे सम हैव इन सभी के दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज, इनमें कई डिफरेंट, हर एक इंसान की अपनी अपनी एबिलिटी, दे हैव डिफरेंट हॉबीज, ठीक है। इवन सम आर ओल्ड, सम आर यंग, सम आर गर्ल्स, some are men, some are women, ये सारी there is a diversity in every field with these people, clear। अब ये जो इतने डाइवर्स नेचर के ये जो लोग रह रहे हैं, अगर इनको इतने सी जगह पे अगर शांति से रहना है, if they have to live peacefully, तो even they have to do coordination, तो अगर इनको शांति से रहना है, बिल्कुल पीसफुली रहना है, इट मीन्स इन सभी के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी ये एक दूसरे के साथ शांति से रह पाएंगे। अब कोऑर्डिनेशन कब होगा इन सभी के बीच? जब इस सोसाइटी में कुछ बेसिक रूल्स होंगे कि दीज आर द बेसिक रूल्स, सभी को ये फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं कि अमीर के लिए अलग रूल्स होंगे, गरीब के लिए अलग होंगे, जी डॉक्टर्स के लिए अलग होंगे, ऐसा नहीं। every person of the society have some basic rules, all they have to follow, and इस बेसिक रूल्स के साथ साथ दिस मस्ट बी एनफोर्सेबल, कि ऐसा नहीं है कि कुछ बंदों के लिए ये वो जिस मर्जी कानून को तोड़ दें, उन पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए ना। इट मींस अगर ये सोसाइटी के ये लोग अगर शांति से रहना चाहते हैं तो दे नीड ए कोऑपरेशन बिटवीन देम। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कब होगा? कि अगर इस सोसाइटी में कुछ बेसिक रूल्स होंगे, दीज बेसिक रूल्स हैव टू फॉलो बाय ऑल दीज पीपल। अब यही जो बेसिक रूल्स हैं जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन आएगा हमारी, अगर हम इसी चीज को लेके चलें, दिस इज इंडिया, अगर हम इसी चीज को लेके चलें कि दिस इज इंडिया, इन इंडिया देयर इज अ डाइवर्स नेचर के पीपल हैं, देखा हमने, रिलीजन वाइज भी, प्रोफेशन वाइज भी, हर डाइवर्स नेचर के हैं। अगर हम सभी को एक इकट्ठे पीसफुली रहना है तो वी नीड सम बेसिक रूल्स इन द सोसाइटी, और दिस बेसिक रूल्स आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ गया? तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का इमर्जेंस हुआ। दिस बेसिक रूल्स आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द यू कैन से द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द बेसिक रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अब इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं कि why there is an emergence of constitution और why do we need a constitution, जिससे आपकी constitution की definition भी कनेक्ट हो जाएगी। अगर सपोज करो कि एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव वेरियस नीड्स, हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं। जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग हम चाहते हैं कि जब सोसाइटी में कोई भी डिसीजन हो, उस डिसीजन का इफेक्ट जो हम पे पड़ रहा हो, हमारी उस डिसीजन में से हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हमें फूड, शेल्टर, एजुकेशन चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए वायलेंस से, हमें रिकॉग्निशन चाहिए सोसाइटी में एज एन इंडिविजुअल, एज ए कम्युनिटी। तो ये सारी चीजें हमारी जरूरतें हैं। अब इन जरूरतों को क्या किया? इन जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों ने क्या किया? गवर्नमेंट बनाई। पीपल क्रिएटेड गवर्नमेंट। किन जरूरतों को पूरा करने के लिए? जो हमारी जरूरतें हैं, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, वी हैव ए से वॉइस इन द डिसीजन दैट अफेक्ट्स आवर लाइफ, वी हैव प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, पीपल नीड रिकॉग्निशन एज ए इंडिविजुअल, एज ए कम्युनिटी। इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों ने क्या किया? गवर्नमेंट बनाई। अब इस गवर्नमेंट को क्या कर दिया? पावर दे दी कि भाई हम तेरे को पावर दे रहे हैं, तेरा काम है ये सारे काम करना जो मैंने बताया, ठीक है? पावर दे दी। अगर हम इस ऑर्गन को पावर दे देंगे, एब्सोल्यूट पावर दे देंगे, और आपने सुना ही होगा कि एब्सोल्यूट पावर अगर आप किसी को दे दो, दैट विल करप्ट एब्सोल्यूटली, कि एब्सोल्यूट पावर आपको करप्ट कर देती है एब्सोल्यूटली, दैट इज एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो इट मींस अब गवर्नमेंट को लोगों ने जो पावर दी गवर्नमेंट को,
अब इस पावर को गवर्नमेंट कैसे यूज करेगी, किस लिए यूज करेगी? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए। उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो कि अगर गवर्नमेंट की पावर को आपको लिमिट करना है, अगर आपको गवर्नमेंट को बताना है कि भाई ये तेरी पावर है, इस पावर के यूज करके तू लोगों की भलाई करेगा, तो उसके लिए कुछ डिफाइंड नेचर होना चाहिए, कुछ डिफाइंड एरिया होने चाहिए कि भाई क्या पावर्स हैं तेरी, तो कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए ना। वही जो बेसिक रूल्स हैं, दिस आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ गया? तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट। इवन आप इस सारे नेचर से, ये जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई, तो डोंट यू थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशन इट कोऑर्डिनेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड स्टेट्स, करता है ना कि सिटीजन और स्टेट के बीच कैसे रिलेशनशिप होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पता लगता है या नहीं लगता है? तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों इमरजेंस हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डेफिनेशन, इट इज द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, ये सारी चीजें आपको विद एग्जांपल क्लियर होगी होंगी। देयर इज नो नीड टू मग अप द डेफिनेशन। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है, व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए, हम बोलते हैं, आप जब पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कहीं स्टेटमेंट में कि कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है इट इज एन ऑर्गेनिक लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ऑर्गेनिक लॉ, और यू कैन से इट इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। व्हाई? देखो, ऑर्गेनिक चीज क्या होती है? विच इवॉल्व और ग्रोस। जो चीज धीरे धीरे इवॉल्व होती रहे, ग्रो करती रहे। लिविंग का भी क्या मतलब होता है? जो धीरे धीरे ग्रो करती रहे। अब आप मुझे बताओ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट और यू कैन से इट इज एन ऑर्गेनिक लॉ है या नहीं है? ऑर्गेनिक लॉ क्या होता है? दैट इवॉल्व्स और ग्रोस, जो इवॉल्व करता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब देखो, हमारे जैसे हमारी सोसाइटी है, जैसे सोसाइटी में चेंजेस आती रहती हैं, वो चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट होती हैं कि नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी ज्यादा अमेंडमेंट्स हुई हैं? अमेंडमेंट का मतलब है चेंजेस हुई हैं। वो चेंजेस किस लिए हुई हैं? किस लिए हुई हैं? जो सोसाइटी में एवोल्यूशन हुआ, जो सोसाइटी ग्रो कर रही है, जो सोसाइटी इवॉल्व कर रही है। तो जो चीज इवॉल्व कर रही है सोसाइटी, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, इसलिए उसको ऑर्गेनिक लॉ और लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। आप कहोगे सर एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल, जैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, आज की डेट में कितने? 12 शेड्यूल्स। 8 से 12 क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ। अब देख, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब किसी के दिमाग में एंटी डिफेक्शन की बात आई नहीं होगी, तो बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जो चेंजिंग सोसाइटी का जो नेचर था, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अपने आप को चेंज किया, इसलिए उसको लिविंग डॉक्यूमेंट और ऑर्गेनिक लॉ बोलते हैं। क्लियर हो गया? इस चीज में कोई डाउट? अब आपको मैं एक बोलता हूं कि हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम ऑर्गेनिक लॉ, लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे चेंजिंग सोसाइटी होती है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप को चेंज करता रहता है। अब हम आपको मैं क्वेश्चन पूछूं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को किन तरीकों से चेंज कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को हम किन तरीकों से चेंज कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका है दैट इज थ्रू अमेंडमेंट्स, जो मैंने अभी बताया। और अमेंडमेंट की पावर मेंशन है अंडर आर्टिकल 368। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि थ्रू अमेंडमेंट हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं। दूसरा, थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कि जुडिशरी जो है वो इंटरफेयर करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करेगी। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से क्या मतलब होता है, मैं आपको बताता हूं कि आप अगर बात करोगे आर्टिकल 21 की, ठीक है, आर्टिकल 21 में बोला गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट इसमें इतना ज्यादा वाइडर हो गया है कि दैट आल्सो इंक्लूड्स योर डिग्निफाइड लाइफ, दैट आल्सो इंक्लूड्स टू हैव क्लीन इन्वायरमेंट, दैट आल्सो इंक्लूड्स टू हैव क्लीन एयर। तो इट मींस जुडिशरी ने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रिटेट किया है। तो उससे भी मतलब कि राइट, इवन कि आपने देखा होगा एक नया फंडामेंटल राइट इंक्लूड हुआ है, राइट टू प्राइवेसी। तो इट मींस
जुडिशरी ने क्या कहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो फंडामेंटल राइट। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज है, बट दैट चेंज इज थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और पहली चेंज थ्रू अमेंडमेंट्स। क्लियर हो गया कि इस तरह हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं थ्रू अमेंडमेंट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज कर सकते हैं थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। क्लियर? और देयर आर सम, और कॉन्स्टिट्यूशन को हम थ्रू कन्वेंशंस भी हो सकता है। क्लियर? अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट और ए ऑर्गेनिक लॉ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं एड्रेस करने जा रहा हूं आपके सामने, वो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं, ये देखो, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्या ये सही है या गलत है? मैं कहूंगा दिस डायग्राम इज करेक्ट। अब आप कहोगे सर ये डायग्राम कैसे करेक्ट हुई? देखो, हमने अभी पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। एक है थ्रू अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स के थ्रू, और दूसरा है थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। अब जब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस आएंगी, उस कंसेप्ट को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्लियर हो गया। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, अगर आपने सुना होगा हमारा फंडामेंटल राइट है एक, कि नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except procedure established by law। except procedure established by law। अब देखो इस टर्म पे फोकस करो, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की। ठीक है? अब ये हम एक दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और एक कंसेप्ट होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दोनों चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा। अब देखो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मेंशन था इनिशियली, देयर इज नो मेंशन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो आज भी नहीं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आल्सो इंक्लूड्स। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने, इट मींस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो आर्टिकल है इसको इंटरप्रिटेट करके इसके एरिया को वाइड किया है, बढ़ा दिया है। इट मींस कि दिस प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आल्सो इंक्लूड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड इस तरह की चीज को बोलते हैं दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। समझ आ गया? अगर मैं आपको बोलूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्या डेफिनेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मींस द कॉन्स्टिट्यूशन एज इंटरप्रिटेटेड बाय द कोर्ट्स। तो इसमें इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट किया गया, किसके द्वारा? जुडिशरी के द्वारा, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब आप देखो, जो मैंने पहले डायग्राम बनाई थी जिसमें मैंने ये बनाया था, अंदर मैंने रखा था कॉन्स्टिट्यूशन और बाहर रखा था मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब आप मुझे बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एरिया जो है वाइडर हुआ ना, दैट आल्सो इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, बट उनका इंटरप्रिटेशन जुडिशरी अपने अकॉर्डिंगली करता है, दैट कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज दिस। जैसे मैंने आपको बताई कि आर्टिकल में लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वो आ गया कॉन्स्टिट्यूशन में। बट जुडिशरी ने इंटरप्रेटेड की कि दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आल्सो इंक्लूड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इट मींस उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इंक्लूड हुआ, तो वो वाइडर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या होता है।
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की डेफिनेशन हो गया, इट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मींस द कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेटेड बाय द कोर्ट्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट के द्वारा इंटरप्रिटेट किया जाए। जैसे आर्टिकल 21 जिसको जुडिशरी ने बहुत ज्यादा वाइडर स्फीयर दे दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ इट टॉक्स अबाउट ओनली लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, बट दैट आल्सो इंक्लूड्स अदर राइट्स। तो वो जो अदर राइट्स आ गए वो आ गए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट। आई होप कि आपको इस तरह क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एड्रेस करेंगे वो एड्रेस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो, मैंने कई सारे बच्चों से पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहते हैं कि सर जो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है वो रिटन हो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो रिटन ना हो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना वो अनरिटन होता है। अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूं, नो कंट्री हैज कॉन्स्टिट्यूशन which no country has constitution which is totally written or unwritten, मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप मतलब कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन टोटल रिटन हो या टोटल अनरिटन हो। इट मींस एवरी कंट्री हैज पार्शियल रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहोगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज पार्शियल रिटन एंड सम पोर्शन इज आल्सो अनरिटन। इट मींस रिटन और अनरिटन डज नॉट डिफरेंशिएट कि वो लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ है। यहां से तो आपको क्लियर हो गया ना। मैंने कहा कि आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड अनरिटन आल्सो। क्योंकि सर ये क्या बोल रहे हो आप, मैं आपको समझाता हूं। रिटन और अनरिटन जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। If a constitution is prepared by the constituent assembly, then it is called a written constitution. If a constitution is not prepared by the constituent assembly, then it is called a unwritten constitution. समझ आ गया? अब आप मुझे बताओ, Indian constitution is prepared by constituent assembly or not? Yes. So therefore it is a written constitution. American constitution is prepared by the constituent assembly or not? Yes, therefore it is a written constitution. Britain constitution is prepared by the constituent assembly or not? No, it is not prepared by the constituent assembly, therefore it is a unwritten constitution. समझ आ गया? It means अगर कोई भी written constitution है तो that does not means कि उसके सारे के सारे provisions written है। Indian constitution में मैंने आपको बताया there are some unwritten provisions also जो नहीं लिखे गए हैं, जिनको हम बोलते हैं conventions, जिनको हम क्या बोलते हैं कन्वेंशंस विच आर अनरिटन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ गया? जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर लोकसभा का स्पीकर चुनना हो, ठीक है, अगर आपको लोकसभा का स्पीकर चुनना हो, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि दैट पर्सन बिलोंग टू द लोकसभा, ये रिटन है। बट इंडिया में क्या होता है कि जो लोकसभा का स्पीकर बनता है वो बनता है जो लोकसभा से बिलोंग करता है, प्लस जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है उसका स्पीकर बनता है। तो ये जो मेजॉरिटी वाला प्रोविजन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट इज अनरिटन पार्ट जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। तो इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोथ रिटन एंड अनरिटन। अब हम आते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहोगे कि सर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मैंने स्टेटमेंट लिखी थी कि नो कॉन्स्टिट्यूशन इज फुल्ली रिटन और अनरिटन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कहोगे कि सर नहीं ये तो रिटन अनरिटन है। नहीं, इट इज नॉट अनरिटन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैज सम पार्ट्स व्हिच आर रिटन, बट रिटन और अनरिटन में एक और होता है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है इट इज इन ए सिंगल बुक, किसी एक बुक में इकट्ठा करके लिखा होता है। बट अनरिटन क्या होता है, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ब्रिटेन में आप देख सकते हो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सोर्स है, दे हैव वेरियस कस्टम्स, दे हैव वेरियस ट्रेडिशंस। और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन पार्ट क्या है, दे हैव जो बिल ऑफ राइट्स वो रिटन पार्ट है, मैग्ना कार्टा ये रिटन पार्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इट हैज अनरिटन पार्ट आल्सो विच इज डिपेंड ऑन देयर कस्टम्स, देयर ट्रेडिशंस। जब हम सारी चीजों को किसी एक जगह लिख के रख दे वो रिटन हो जाएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब देयर आर डिफरेंट सोर्सेज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, सम आर रिटन एंड सम आर
अनरिटन। आई होप कि आपको रिटन और अनरिटन में क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगर ये स्टेटमेंट बोलूं कि देयर इज नो कंट्री विच हैज फुली रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अब रिजिड से क्या मतलब होता है कि जो जिस चीज को बड़ा मुश्किल हो बदलना, और फ्लेक्सिबल क्या होता है कि जो चीज बड़ी आसानी से बदल जाए। मीन्स कि हम कहते हैं कि यार ये इंसान बड़ा फ्लेक्सिबल नेचर का है, मीन्स कि ही कैन इजीली एडजस्ट टू एनी सर्कमस्टांसिस। और ये इंसान बड़े रिजिड नेचर का, जिद्दी नेचर का, ये नहीं बड़ी आसानी से नहीं एडजस्ट करता। तो ये होता है रिजिड और फ्लेक्सिबल का। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको बोला जाता है इट इज बोथ रिजिड, वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, बोला जाता है कि आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड क्या है कि अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, अगर हमें उन्हें कुछ चेंज करना हो तो हमें स्पेशल टाइप ऑफ मेजॉरिटी चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर हमें उन्हें चेंज करना हो तो वो सिंपल चेंज हो जाएंगे, सिंपल मेजॉरिटी से। मेजॉरिटी भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है, तो इसलिए इसको रिजिड और फ्लेक्सिबल बोला जाता है। अब एक्चुअल में रिजिड कंसेप्ट कैसे आया, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लोगों ने क्या किया, एक गवर्नमेंट बनाई और उनको पावर दे दी कि आप ये काम करो। अगर गवर्नमेंट को उन्होंने पावर दे दी, आज एक गवर्नमेंट आए, वो अपनी इच्छा अनुसार नए कानून बना दे, बेसिक रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट बेसिक रूल्स ना। तो अगर आज एक नई गवर्नमेंट आए और अपने अकॉर्डिंग बेसिक रूल्स बना दे, कल को नई सरकार है वो अपने अकॉर्डिंग बेसिक रूल्स बना दे, फिर अगले साल कोई नई सरकार है वो अपने अकॉर्डिंग बेसिक रूल्स बना दे, तो इस चीज तो ऐसा तो नहीं ना कि रोज ही चेंज होता रहे। तो इस चीज से बचने के लिए इट इज नेसेसरी टू हैव ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, ताकि ये ना हो कि गवर्नमेंट जो है अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार बेसिक रूल्स को चेंज करते रहे। और बेसिक रूल्स कहां मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में। इट मींस कि गवर्नमेंट ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी इच्छा अनुसार चेंज करते रहे। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू हैव ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऑर्गेनिक लॉ है। हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो इट मींस जो चेंजेस, सोसाइटी की जो चेंजेस हैं, उस चीजों को रिफ्लेक्ट करने के लिए इट इज नेसेसरी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए थी, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी सोसाइटी के साथ साथ इवॉल्व करता रहे, ग्रो करता रहे। इसलिए रिजिड और फ्लेक्सिबल, ये समझ आ गया। अब ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड। इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड ये टाइप है। ठीक है, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं हमारे, जो हमारे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं, जो हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए इवॉल्व्ड और इनेक्टेड, आप मुझे बताओ क्या है। इट्स ए इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा हुआ, दैट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो इवॉल्व करे। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इवॉल्व्ड और इनेक्टेड क्या होते हैं, जे ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एंड अनरिटन। क्लियर, आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं एड्रेस करूंगा आपके साथ, वो है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब कहोगे कि सर ये क्या होता है, जब किसी भी कंसेप्ट के आगे आईएसएम जुड़ जाए, इट मींस इट इज एन आइडियोलॉजी, ये कोई विचारधारा है। ये कैसी विचारधारा है, इट इज एन सिचुएशन और ए सिस्टम इन विच constitutionalism is a situation, or you can say it is a system. कैसा सिस्टम, where there is a limit on the power of the government, limit on the power of the government, कि गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशन हो, प्लस गवर्नमेंट की पावर जो है वो डिफाइंड हो, प्लस देयर इज ए राइट्स मेंशन्ड इन, राइट्स डिफाइंड होने चाहिए। जब ऐसी चीज होगी, उस सिचुएशन को,
उस सिस्टम को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कैसे सिस्टम को, कैसी सिचुएशन को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोला जाता है? कि ऐसा सिस्टम, ऐसी सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड हो, गवर्नमेंट की पावर पे रिस्ट्रिक्शंस हो, उनके पास एब्सोल्यूट पावर ना हो, जहां पे सिटीजन्स के राइट्स डिफाइंड हो, उस तरह के सिस्टम को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इट मींस, कॉन्स्टिट्यूशनल मींस हैविंग ए सिस्टम व्हिच हैज लिमिटेड गवर्नमेंट, उस सिस्टम को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ऐसा सिस्टम जहां पे गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड हो, उनके पास एब्सोल्यूट पावर ना हो, जहां पे सिटीजन्स के राइट्स डिफाइंड हो, ऐसे सिस्टम, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब मैं आपको बोलूंगा कि क्या ये जरूरी है कि जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगा? नो। एक चीज हमेशा याद रखना कि नो कंट्री, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, नो कंट्री एग्जिस्ट विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर जितनी पूरी दुनिया में जितनी कंट्री हैं, इट मींस एवरी कंट्री हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट डज नॉट मीन कि एवरी कंट्री हैज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्यों? क्योंकि कुछ कंट्री में तो डिक्टेटरशिप भी है, कुछ कंट्री में तो सिटीजन्स के राइट भी तो डिफाइन नहीं है ना। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन होना दैट डज नॉट इंश्योर कि उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा हर कंट्री का, क्योंकि नो कंट्री एग्जिस्ट विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन। बट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड होंगी, एब्सोल्यूट नहीं होंगी, लोगों के राइट्स डिफाइंड होंगे, तो देन इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बट ऐसा तो नहीं है ना, कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां डिक्टेटरशिप है, कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पे राइट्स, जो गवर्नमेंट की पावर जो है वो लिमिटेड नहीं है। तो ऐसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो नहीं हुआ ना, बट कॉन्स्टिट्यूशन तो है ना। तो इट मींस इट इज नॉट नेसेसरी कि इफ यू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन तो देन यू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आल्सो। ये क्लियर होगी स्टेटमेंट। अब मैं बात करता हूं कंपैरिजन ऑफ इंडियन एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। कंपैरिजन ऑफ इंडियन एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं ऐसे एक चार्ट बनाता हूं, ये एक लाइन बनाता हूं मैं अगर, और यहां पे मैं लिखता हूं जीरो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और यहां पे मैं लिखता हूं परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो कोई भी कंट्री परफेक्ट तो होगी नहीं। अगर मैं यहां से, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम में, अगर मैं यहां पे लिखूं इंडिया और यहां पे मैं लिखूं यूएस, ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज लेस बेटर, लेस इफेक्टिव एज कंपेयर टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज मोर इफेक्टिव, इट्स मोर बेटर एज कंपेयर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये डायग्राम ये रिफ्लेक्ट कर रही है। अब आप कहोगे कि सर व्हाई, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेटर एज कंपेयर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? यूएस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेटर मींस इट लिमिटेड गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। तो डोंट यू थिंक कि इन यूएसए पब्लिक ओपिनियन इज वेरी स्ट्रॉन्ग? डोंट यू थिंक एज कंपेयर टू इंडिया यूएसए में पब्लिक ओपिनियन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो उस वजह से वो गवर्नमेंट की आर्बिट्रेरी पावर पे ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं एज कंपेयर टू इंडियन सिस्टम। तो उस वजह से ये अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हुआ या नहीं हुआ? इंडिया से हुआ ना। डोंट यू थिंक कि आवर इंडियन सोसाइटी इज मोर डिवाइडेड ऑन कास्ट सिस्टम? हमारी सोसाइटी कास्ट सिस्टम में इतनी ज्यादा डिवाइड है। तो जिस कंट्री में ज्यादा डिवीजन होगी, हाउ यू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ यू इंश्योर द पीपल राइट्स आर रिस्पेक्टेड? तो इसी वजह से यूएस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेटर एज कंपेयर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्यों? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट की ज्यादा अकाउंटेबिलिटी है, वहां पे पब्लिक ओपिनियन ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से वो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी, ज्यादा आर्बिट्रेरीनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें आज के लेक्चर में क्लियर होंगी। हमने जो स्टार्टिंग से पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमें क्यों जरूरत पड़ी, व्हाई इट इज कॉल्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट और ऑर्गेनिक लॉ, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इज इट नेसेसरी कि every country has a constitution, will have a constitutionalism? No. तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस एड्रेस हो गए होंगे अबाउट द बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक ये हो गया क्लियर। और सबसे बड़ी चीज एक और मैं आपको लास्ट में एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं, वो पॉलिटी का क्या मतलब होता है? पॉलिटी इटसेल्फ इंप्लाइज टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटी का मतलब होता है कि टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। अब किसी भी कंट्री के अगर आपको पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है तो हम क्या करेंगे? वी विल रेफर इट्स
कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करेंगे कि उसमें पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। अगर आपके इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है तो आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे। आपको पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे कि उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। तो इसीलिए हम इंडियन पॉलिटी जब पढ़ते हैं तो हम polity means to understand the political system of any country. Therefore, in order to understand the political system of any country, we study constitution. Clear? I hope कि आपको ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ नहीं आई है, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कंसेप्ट को फिर से रिपीट करूंगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू एंड हैव